चलो भाई, कैसे आप सभी? सबका स्वास्थ्य ठीक है? हम बातें कर रहे थे हिंदी भाषा के व्याकरण को लेकर। और हमने सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति और उसके विकास क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसके बाद में फिर हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में, भाषा की परिभाषा के बारे में हमने जानने का या समझने का प्रयास किया था। फिर हम भाषा की परिभाषा और भाषा के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया था। फिर हमारा जो बिंदु चल रहा था पिछले एपिसोड में वो था भाषा के रूप, कि भाषा के रूप क्या होते हैं। और हमने सबसे पहले सीखा था मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। मातृभाषा। फिर इसके बाद में राष्ट्रभाषा। इसके बाद बोलो अंतर्राष्ट्रीय। मैं लिख देता हूँ प्रादेशिक। प्रादेशिक भाषा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और अंत में लिखी थी हमने राजभाषा। यहीं तक था पिछला एपिसोड। मातृभाषा क्या होती है कि बालक जब जन्म लेता है और माँ के मुख से जो भाषा सुनता है उसे हम कह देते हैं कौन सी भाषा? मातृभाषा। फिर हमने जिक्र किया था राष्ट्रीय भाषा के बारे में, कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो अधिकांश राष्ट्र के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है या जो भाषा समझी जाती है उसे हम कह देते हैं क्या? राष्ट्रीय भाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हमने जिक्र किया प्रादेशिक भाषा के बारे में। प्रदेश प्लस इक, प्रादेशिक शब्द मिलकर बना है प्रदेश प्लस इक से, और क्या बनता है? प्रादेशिक। किसी प्रदेश विशेष की भाषा कहलाती है प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी और राजस्थान की राजस्थानी। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में हमने जिक्र किया था कि दो राष्ट्रों के मध्य विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में होता है उसे हम कह देते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दो देश होंगे और दोनों देशों के मध्य विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में होता है वो होती है क्या? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय भाषा की यदि हम बात करें तो कौन सा जी है? अंग्रेजी है। फिर हम जिक्र करे थे राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा क्या होती है? तो राजभाषा हम किसे कहेंगे? राजभाषा किसे कहेंगे? कि राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे हम कह देंगे क्या? राजभाषा। या हम कह सकते हैं शिक्षा, प्रशासन और न्याय की भाषा। शिक्षा, प्रशासन व न्याय की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। और हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है रे? हिंदी। कौन सी दी है? हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इसे राजभाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला था? 14 सितंबर 1900, हाँ 49, या आपकी क्षेत्रीय भाषा में बोले तो 49। तब से देखो प्रत्येक वर्ष, यानी कि इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है। कोई भी राजभाषा हो उसका संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है। और हमारी राजभाषा हिंदी का भी संविधान के यदि अनुच्छेद की बात करें ना, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, तो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? 343 से लेकर 351 तक किसका उल्लेख है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख दिया गया है। फिर हम यदि अनुसूची की बात करें, भाषाओं के संदर्भ में जो अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं। कौन सी है? 8वीं।
8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख या भाषाओं को शामिल किया गया है। और यहाँ प्रिय विद्यार्थियों कुल भाषा कितनी है? 22, जिनमें से एक हमारी कौन सी है? हिंदी। कौन सी दी? हिंदी। और यदि संविधान के भाग की हम बात करें तो भाग 17, भाग कौन सा? 17, ये भाषाओं से या राजभाषा से संबंधित है। कौन सा भाग है? भाग 17। फिर इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम जिक्र करें कि राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अनुसूची की हमने बात की कि अनुसूची कौन सी है? 8वीं। और भाग की यदि हम बात करें तो भाग 17 में। पहला हिंदी दिवस मनाया गया कब? 1953 में। कब मनाया गया था? 1953 में। और यदि हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया कब? कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में हिंदी का पहला विश्व सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। इसलिए प्रत्येक 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। फिर इसके बाद में हमने व्याकरण शब्द के बारे में जिक्र किया था। कौन से शब्द के बारे में? व्याकरण शब्द के बारे में। ये जो व्याकरण शब्द है ना, ये किन से मिलकर बना? वी प्लस आ प्लस करण। और वैसे इसका शाब्दिक जो रूप देखे ना, व्याकरण शब्द की यदि व्युत्पत्ति की हम बात करें, व्याकरण शब्द की यदि व्युत्पत्ति की बात करें तो वी और आ तो इसमें क्या है रे? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और प्रिय विद्यार्थियों एक चलती है किरी। किरी क्या है? एक धातु। और एक संस्कृत में प्रत्यय चलता है क्या? ल्युट। कौन सा प्रत्यय चलता है? ल्युट प्रत्यय। इन सब से मिलकर एक शब्द बना। कौन सा? करण है, व्याकरण। संधि विच्छेद यदि करें तो वी प्लस आ प्लस करण। विकल्प में केवल वी प्लस आकरण ही दे रखा है तो वो सही कर देंगे। और यदि दोनों रूप है तो पहले प्रायोरिटी किसे देंगे? वी प्लस आ प्लस करण को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना। अब भली भांति समझेंगे किसको? भाषा को। किसको समझेंगे? भाषा को। और भाषा भी कौन सी है हमारी? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। तो यदि हम व्याकरण की परिभाषा की बात करें, व्याकरण की किसकी बात करें? परिभाषा की। तो देखो व्याकरण की परिभाषा हमने सीखी थी कि वह शास्त्र या वह पुस्तक या वह ग्रंथ जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से पढ़ना और बोलो रे लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र या व्याकरण ग्रंथ कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है क्या? छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। यहाँ तक जिक्र किया था हमने। व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। हमारे पाठ्यक्रम में एक बिंदु है वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? है ना? वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक लंबा चौड़ा वाक्य देंगे, उसको वाक्यांश देंगे, उसके लिए एक शब्द, जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे कि जिसके माता पिता नहीं हो तो अनाथ। ऐसे प्रिय विद्यार्थियों हिंदी का जो व्याकरण का जो ज्ञाता होता है, जो विद्वान होता है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं रे? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण का जो विद्वान होता है, जो ज्ञाता होता है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे?
एक एक चीज को हम अच्छे से बारीकी से जांच परखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि व्याकरण से प्रश्न परिभाषा से ना पूछे, शाब्दिक अर्थ से पूछ ले, अरे संधि में व्याकरण शब्द आ जाए। हो सकता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी यहाँ से प्रश्न बन जाए कि व्याकरण का विद्वान या ज्ञाता क्या कहलाता है, व्याकरण। क्या कहलाता है, व्याकरण। और व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। फिर इसके बाद में हमने अलग से बिंदु लिखा था, क्या, वर्ण। लिखा था ना यहाँ तक, सबने सीखा है यहाँ तक। तो मुझे बताओ वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, भूल गए। हाँ हाँ, वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखो वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मूल रूप से वर्णों की संख्या, मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है रे, कितनी होती है, मूल रूप से 52। हाँ अभी देखेंगे। और मुख्य रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। कितनी होती है, 44। और प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर, संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर, अब बोलो वर्णों की संख्या, नहीं रे, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। क्ष त्रे गे श्रे, क्ष त्रे गे श्रे, सीखेंगे अभी हम। तो 44 और 4 48। आया हुआ है प्रश्न, पुलिस एसआई में आया हुआ प्रश्न है कि हटाकर संयुक्त व्यंजनों को हटाकर मुख्य व्यंजनों की संख्या होती है 44, और जोड़ने पर पूछ ले तो 48, और मूल रूप से पूछ ले तो 52। क्या है मूल रूप से 52 है, वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं, मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रूप से वर्णों की संख्या 52 होती है, मुख्य रूप से 44 होती है, और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 48 होती है। आपके जहन में चल रहा होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखो, क्ष त्रे गे श्रे, कितने हो गए, 4। क्ष त्रे गे श्रे, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है इनके निर्माण को लेकर, क्ष किससे मिलकर बना है। तो देखो इसमें आधा तो क्या है, कै, पूरा क्या है, से, और से भी कौन सा रे, षटकोण वाला नहीं, भूल जाओ अब षटकोण को। तो सलेट षटकोण, हाँ कौन सा से है, मूर्धन्य। कौन सा है, मूर्धन्य। तालव्य मूर्धन्य दंत, तालव्य मूर्धन्य दंत, तो ये से कौन सा, मूर्धन्य। प्रिय विद्यार्थियों, त्रय का निर्माण होता है आधा तो ते, पूरा रे, तो गे का बोलो रे, आधा तो जय, पूरा ये, पूरा ये आता ना, चे छे जे झे ये। श्रे बोलो, आधा तो से, और पूरा रे, ये से कौन सा बे, तालव्य। हाँ शंकर जी वाला तो है, लेकिन इसे कहेंगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसका नाम क्या है, तालव्य। क्या है, तालव्य। इन सब से मिलकर, इससे इनसे मिलकर क्षय का निर्माण हुआ।
त्र का निर्माण आदात है और रे से मिलकर हुआ है। यदि इस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं ना, यदि मैं से को हलंत करूं तो आगे क्या आएगा रे, ए, और रे को आधा करूं तो ए, अच्छा इसको आधा करूं तो ए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसे आधा करूं तो आगे क्या आएगा? क्या इसको मैं आधा ना करके आगे ए ही लिख दूं तो क्या मेरी बात सही है क्या? हाँ, प्रश्न आ जाए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताओ। ये तीस चौथा वाला असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर रे अधूरा होगा ना, तभी आगे क्या आएगा, ए। ये अधूरा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, असत्य इसको कहेंगे। और यदि ये हलंत करते ही आगे क्या आ गया? अच्छा इसमें आ होता तो आगे क्या आता? ई होता तो, अरे छोटी ई होती तो, और छोटा ऊ होता तो। क्या मेरी बातें समझ गए क्या? ये है चार हमारे कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी करेंगे? 48। और मुख्य रूप से 11 तो स्वर, 33 व्यंजन। 11 तो स्वर और 33 व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, देखो 44 और 4 ये कितने हो गए रे? 48 हो गए। दो हम अयोग वाहिद ध्वनियां देखते हैं, अंग और ऐ। अब कितने हो गए? 50। और दो चलते हैं हमारे उत्क्षिप्त, प्रताड़ित या ताड़नजात, ढ हो ढ। तो अब कितने हो गए? क्या 52 की पहचान कर लेंगे क्या? क्या 44 की पहचान कर लेंगे? तो मुझे बताओ 48 की भी कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना। ये हमारे क्या है? वर्ण। फिर इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम तो रखते हैं स्वर, और एक का नाम रखते हैं क्या? व्यंजन। एक का नाम तो क्या रखा ना, रखा हमने स्वर, और एक का क्या रखा हमने? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वर्ण के दो भाग हो गए, एक का नाम स्वर, दूसरे का व्यंजन। और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और 11 हमने सीखे कौन कौन से? ए, आ, ई, बोलो बोलो, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। क्या सबके 11 हो गए क्या? ये 11 हमारे हिंदी में क्या है? स्वर। 11 क्या है हमारे? स्वर है। फिर इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों 11 स्वरों को हमने मात्रा और कालमान के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा और कालमान के आधार पर, मात्रा या कालमान के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। किनको किया? स्वरों को। किनको किया? स्वरों को। एक का नाम रखा हमने मूल स्वर। क्या रखा? मूल स्वर। और नंबर 2 बोलो रे, दीर्घ स्वर। कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। मूल का दूसरा नाम हर्ष स्वर। तीसरा बोलो रे, लघु स्वर। चौथा बोलो छोटे स्वर या छोटा स्वर। एक मात्रिक स्वर। और एक नाम इनका और बोलो, अखंडित स्वर। कौन से स्वर है? कौन कौन से होते हैं? यहाँ लिख दू, ए, उ, री। संख्या की बात करें तो 4। संख्या की बात करें तो 4। ये कौन से स्वर हैं? अरे कौन से स्वर हैं? अच्छा मूल का दूसरा नाम बोलो,
कौन सा? हर्ष। तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, संख्या बोलो। होते कौन कौन से हैं? तो मुझे बताओ, दीर्घ का दूसरा नाम? गुरु। अरे ये एकमात्रिक, तो ये द्विमात्रिक, और ये अखंडित तो ये खंडित, ये अखंडित तो ये खंडित। कौन कौन से होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। अरे संख्या बोलो, संख्या बोलो। 7। फिर नंबर 3 पर हमने सीखा था प्लुत स्वर। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में हमने परिभाषा देखी कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में एक उदाहरण हमें मिलता है ओम का। किसका मिलता है? ओम का। ओम का यदि हम उच्चारण करेंगे ना, तो कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 3 मात्राओं का। इसे हम कौन सा स्वर कह देंगे? कौन सा स्वर कहेंगे? प्लुत स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, प्लुत स्वर की संख्या भी पूछ ली जाती है, लेकिन ये प्लुत संस्कृत में चलता है, हिंदी में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल देखा, कहते हैं ना, देखा दिखावा चलता है। कुछ विद्वान इसका प्रश्न भी आजकल हिंदी वाले पेपर में देने लगे कि ओम कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का निम्न में से उदाहरण है ओम। और इसकी संख्या भी मानता है। संख्या देखो, 7 तो ये हो गए, और एक हमारा क्या हो गया? ए। कितने हो गए रे? 8। कितने हो गए? 8। तो मुझे बताओ, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी? 8। एक ये री भी री भी चलता है, री भी चलता है। लेकिन देखो, ये री अगर इसको 3 मात्रा का समय देंगे ना, तो ये चला जाएगा संस्कृत में। बड़ी री बनेगी तो संस्कृत में चलती है, हिंदी में बड़ी री का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चली गई किसमें? अब संस्कृत में। तो हिंदी में तो कितने? अच्छा, संस्कृत में पूछ ले तो 9। क्यों? एक हमारी दीर्घ री भी शामिल हो जाती है। क्या यहाँ तक की पहचान कर लेंगे क्या? अरे कर लेंगे क्या? फिर इसके बाद में हमने सीखा प्रिय विद्यार्थियों, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। किसकी गोलाई के आधार पर? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। कितने होते हैं सर? 2। नहीं, स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को कितने भागों में? 2 भागों में। एक का नाम बोलो रे, वृत्ताकार। और नंबर 2 बोलो, अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जैसे ही आप जो भी हम सीख रहे हैं ना, एक बार घर जाके पिछले पेपर में जो भी स्वरों से संबंधित प्रश्न है, उनका आप एक बार रिवीजन या दोहरान करना। फिर आपके समझ में आएगा कि प्रश्न कैसा बनता है और उसका उत्तर क्या होता है। यहाँ तक हमने जो सीखा है ना, इससे आपको परीक्षा में, ये होता है ना, एग्जाम रिव्यू के नाम से बुक आती है मार्केट में, जो पिछले पेपर में आए हुए जितने भी प्रश्न होते हैं उनका समावेश उसमें होता है। उसमें आप वर्ण विचार वाला टॉपिक देखेंगे ना, तो जहाँ तक हम सीख चुके हैं वहां तक आपको अनेक प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपकी दृष्टि वहां जाते ही प्रश्न की भाषा शैली पे, और तुरंत ही आप सही उत्तर का क्या कर देंगे रे? चयन। अगर मेरी बात सत्य नहीं है तो आप इसका आकलन घर जाके कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे, तुरंत 4 विकल्प देखेंगे, सीधा सीधा आप सही उत्तर को चयन ठीक कर देंगे। ऐसे ही हमारे जो पाठ्यक्रम में बिंदु है ना, वो भी हमारे लिए आसान बनने वाले, क्योंकि अपन बिल्कुल सही और सटीक रणनीति के साथ में पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करवाने वाले, पूरा करवाने वाले। कोई भी बिंदु या कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ेंगे
जो हम छोड़ दे फिर वहीं से प्रश्न आ जाएगा ना, ऐसा हम लापरवाही कतई नहीं करेंगे। तो देखो वृत्ताकार, अवृत्ताकार, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को कितने भागों में, दो भागों में, एक का नाम, अरे दूसरे का नाम अवृत्ताकार। अच्छा वृत्ताकार का ही एक नाम और लिखा मैंने, लिखा था ना कल, वृत्तमुखी, और ये बोलो अवृत्तमुखी। अभी वो वृत्ताकार न देता, वृत्तमुखी दे देता, तो हमारे तो नाम समझ से बाहर हो गया ना। तो हम एक भी बात या बिंदु नहीं छोड़ेंगे जो हमारी समझ से बाहर हो। वृत्ताकार पूछे चाहे वृत्तमुखी पूछे, कौन कौन से कर देंगे, उ उ ओ औ, उ उ ओ औ, संख्या बोले तो। अच्छा इन्हें वृत्ताकार क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ वृत्त की तरह क्या हो जाते हैं, गोल, और गोल ना होकर कोई अन्य आकृति ले ले या फैल जाएं तो उन्हें कह देते हैं अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं, आ, ई, और बोलो, ए भी लिखो, ए, आ, ई, ए, आई, ओ तो आ गया, सॉरी ओ तो आ गया। देखो ए, आ, ई दोनों लिखो, सब सीखा हमने लेकिन बोल नहीं रहे ना। देखिए इनको अटकाओ रहे हैं ना, अटकाओ गुरुजी को। कई विद्यार्थियों का तो उद्देश्य यही होता है कि इनको कैसे ना कैसे अटका दो भाई, होता है। ये कोई मेरा पहला बैच नहीं है, पढ़ाते हुए मुझे सितंबर 2018 से पढ़ा रहा हूँ, सितंबर 2018 से, और देखो फिर सितंबर में आपके सामने आया। एक दो साल का ब्रेक दे दो कोरोना में, उस समय फिर ऑनलाइन आ गए थे, कुछ दिन तो घर पे रहे थे फिर ऑनलाइन आ गए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे बहुत से विद्यार्थी हर खोपड़ी वाले बैठते हैं सामने, फोन पे देख देख के भी अटका दो रे इनको, है ना। कई का उद्देश्य तो यही रहता है कि बस इसको कैसे भी फंसा दे। अच्छा एक बार तो ऐसा भी हुआ साथियों, किसी अड़ोस पड़ोस वाली संस्था ने एक अपने खास विद्यार्थी को भेजा कि वहां जाके और उसका माहौल खराब करो कोचिंग का। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि क्योंकि सुनो, ये सरस्वती माँ का क्या है, अपमान है, और ये सरस्वती माँ का मंदिर है। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो फिर कहने वाले का तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, अहित होगा, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कहते हैं ना कि निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी की यदि स्तुति नहीं हो रही है तो निंदा भी नहीं करनी चाहिए। वृत्ताकार में ए, आ, ई, री, ए, आई। अच्छा संख्या बोलो रे, सात। अच्छा 7 और 4 है 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इन 11 स्वरों को हमने विभाजित कर दिया कितने भागों में, दो भागों में। फिर एक हमने देखा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने, 3। अच्छा आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। अग्र, मध्य और अग्र, मध्य, पश्च। क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की है क्या, मैं जहां भी ये ऊपर जो रेखा दिख रही है ना, इसको कहते हैं सिरोरेखा। शब्दों व पदों के ऊपर खींचे जाने वाली रेखा कौन सी होती है, सिरोरेखा। और ये देखो जितने भी ये गुंडी वाले हैं ना, इनके ऊपर मैं सिरोरेखा नहीं खींच रहा, मैं ही नहीं, आपको जहां भी ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे ना, वहां पे इनके ऊपर सिरोरेखा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये गुंडी वाले हैं, इनके पहले ही गांठ लगी हुई है ना, रही मन धागा प्रेम का,
मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, और मिले गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ने से फिर वो बात नहीं रहती है। तो इनको देखो पहले ही छोड़ के चल रहे हैं ना, और इसको कह देंगे सिरो रेखा। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ई, ए, आई और री। प्रिय विद्यार्थियों, संख्या की यदि हम बात करें तो 5। मध्य में सीखा हमने ए, एक। और पश्चिम में बोलो आ, उ, ओ और औ। संख्या की यदि बात करें तो 5, और मध्य की संख्या 1। 5 और 1 6 और 5 1। यही तो मजा आता है बोलने में ना। हाँ गुरुजी, और तो कुछ बुलवाओ ना बुलवाओ, लेकिन 5 और 1 6, 6 और 5 11, और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11 होती है ना, जिनको हमने जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया, अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र में हमने लिया ई, ए, आई, वी, और मध्य में बोलो ए, और पश्चिम में बोलो उ। क्या पहचान कर लेंगे? क्या कर लेंगे ना? इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, अगला जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, ये होता है हमारा दिखाई देने के आधार पर। हाँ, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं किताबों में। एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो और उसके बारे में हमें जानकारी न हो, है ना। दिखाई देने के आधार पर स्वरों के प्रिय विद्यार्थियों 2 भेद होते हैं। अच्छा, ये तो ध्यान रखना, हम वर्गीकरण किसका सीख रहे हैं? स्वरों का। संख्या कितनी होती है? 11, जिनको दिखाई देने के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित कर दिया हमने। एक का नाम रखा दृश्य स्वर, नंबर 2 बोलो रे अदृश्य। दृश्य और अदृश्य। देखो गुरुजी, हमें तो 11 के 11 ही दिखाई देते हैं, है ना। हमें तो 11 के 11 ही दिखाई देते हैं। तो इसमें फिर अदृश्य कौन सा आ गया? अदृश्य कौन सा आ गया ना? जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर जो हमें स्पष्ट तौर से दिखाई दे, वे तो, और ना दे तो। जैसे देखना, जैसे देखना। 12 खड़ी सबने सीखी है? बोलो तो फिर। 12 खड़ी बोलो, कैसे बोल दो? कै, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ, नहीं, क्री। हाँ, और हम सब हो गए फ्री, नहीं हुए अभी। देखो प्रिय विद्यार्थियों, हम सीख रहे हैं दृश्य और अदृश्य। दृश्य तो किसे कह रहे हैं कि जिन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे, वे तो बोलो, और ना दे तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको क्या आपको इसमें आ दिखाई दे रहा है क्या? मात्रा नहीं दिखाई दे रही? दे रही है ना, तभी तो कहा किसकी मात्रा? आ की। अच्छा, इसमें ई छोटी है या बड़ी? इसका मतलब दिखाई तो दे रहा है ना। अच्छा, इसमें ऊ छोटा है या बड़ा? ई बड़ी है। तो नजर भी सही आपकी है ना। इसमें ऊ कैसा? छोटा। इसमें ऊ कैसा? बड़ा। अरे मात्रा किसकी? इसमें मात्रा, इसमें बोलो रे। और इसमें, और इसमें रे की मात्रा। क्या इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसके टुकड़े करेंगे ना, तो इसमें क्या निकलेगा रे? ए। क्या निकलेगा? ए। ये बिल्कुल चुपचाप सिमट के बैठा है, छिप के बैठा है ना, छिप के, इसलिए उदास बैठा है। कैसे बैठा है? उदास। और उदास बैठने के कारण इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं।
इसका सीन कैसा है? उदास, इसलिए इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। और साथ के साथ में ये कैसा है रे? अदृश्य। बाकी बच गए कितने? 10। ये क्या है रे? दृश्य। अच्छा मुझे बताओ, हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या होती है कितनी होती है? 10 होती है। ये 10 मात्रा हो गई। एक ही कोई मात्रा नहीं होती है। तो हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी? 10 मात्राएं कितनी हो गई? 10। किसके आधार पर? दिखाई देने के आधार पर। किनके भाग है? स्वरों के। अच्छा दृश्य तो कितना? अदृश्य बोलो। और 10 और 1। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी इन 11 स्वरों को दिखाई देने के आधार पर कितने भागों में? अरे दृश्य। और फिर इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों एक चलता है हमारा नासिका। नासिका जानते हो क्या? हाँ नाक। ये लो, नाक जानते हो क्या? NOSE, नोज यानी। तो नोज कहो चाहे नासिका कहो, के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 2। एक तो होता है प्रिय विद्यार्थियों अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। और एक होते हैं निर्नुनासिक। अरे अनुनासिक स्वर और नंबर 2 बोलो रे निर्नुनासिक। क्या गुरुजी आप भी ना कभी फोटो के आधार पर, कभी आंखों के आधार पर, कभी नाक के आधार पे, कभी मुंह के, है ना, पूरे अंग ही लोगे क्या? नहीं। इसके बाद में एक मुखाकृति वो ले लेंगे, है ना। तो देखो नासिका के आधार पर स्वरों के भेद कितने? 2। अनुनासिक और अनुनासिक प्रिय विद्यार्थियों उन स्वरों को कहेंगे कि जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक की भी क्या पड़ती है? आवश्यकता। और केवल मुंह से उच्चारित हो जाए, नाक की कोई आवश्यकता सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम कह देते हैं निर्नुनासिक। जैसे देखो मैंने लिखा ए, अंग, एक ए। अब देखो काम की बात, प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब आप है ना एक बार अपने नाक को दबाओ, सुनो पूरी बात सुनो पहले। नाक को दबा के फिर एक बार तो ए बोलो, और फिर एक, अभी मत बोलना, पहले पूरी बात सुनना, मामला नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पहले ए बोलेंगे, फिर अंग बोलेंगे, नाक को दबा के बोलेंगे। वे विद्यार्थी नहीं बोलेंगे जिनके जुकाम हो रही है ना। हाँ बताओ मुझे, जुकाम हो रही है, जुकाम हो रही है? हाँ जुकाम होती है, जुकाम नहीं होती है ना, जुकाम होती है। तो नाक को दबा के एक बार तो अंग बोलो, नाक को दबा के। हाँ और फिर भी जुकाम हो रही है, नहीं गुरुजी मैंने फीस दी है तो मैं भी बोलूं जुकाम हो गई तो क्या हुआ? तो फिर थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेना, है ना। बोलो बोलो बोलो। ए अंग, ए अंग। तो प्रिय विद्यार्थियों आपने नोटिस किया होगा कि निर्नुनासिक में नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, और इसके लिए हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें तो हमारे जितने भी 11 स्वर है ना, जिनके ऊपर अनुस्वार, और प्रिय विद्यार्थियों कौन सा बिंदु रे? चंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु? चंद्र बिंदु। तो मुझे बताओ ये क्या है फिर? अब ऊपर इसमें बिंदु नहीं रखी मैंने, अर्ध चंद्र बिंदु, और ये चंद्र बिंदु, और ये अर्धचंद्र बिंदु। तो जितने भी अनुस्वार वाले जिनके ऊपर लगा है और उनकी जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, वे तो अनुनासिक, और जो साधारण लिखे गए हैं वे हमारे निर्नुनासिक। हाँ ये भी किस में आएगा? अनुनासिक में। ये भी किस में आएगा? अनुनासिक में। कर लेंगे क्या पहचान? अरे कर लेंगे क्या। एक है हमारा मुखाकृति के आधार पर,
अच्छा, किसकी आकृति बनेगी अब? मुख की। किसकी आकृति बनेगी? मुख की। एक तो होता है, एक तो होता है संवर्त, फिर एक होता है अर्ध संवर्त, फिर एक होता है विवृत और एक होता है अर्धविवर्त। देखो, संवर्त किसे कहेंगे? संवर्त किसे कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे कम खुलता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह है सबसे कम खुलता है, उन्हें हम संवर्त स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, ई, ई, उ, ऊ, और बोलो रे री। और प्रिय विद्यार्थियों, संवर्त स्वरों से यदि थोड़ा अधिक खुलता है ना, तो वो कौन सा हो जाता है? अर्ध संवर्त। इसमें होता है ए ओ। देखो, ई बोलो, ए बोलो, ई ए, ई ए, उ बोलो, ओ बोलो, उ ओ, उ ओ, थोड़ा अधिक मुंह खुल रहा है। विवर्त में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है तो कौन सा? आ। और अर्ध विवर्त में अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक और विवर्त से थोड़ा कम खुलता है, उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से बच गए? ए, और बोलो, आई, आउ। अच्छा, मुझे बताओ अर्ध विवर्त की संख्या। अरे विवर्त की बोलो, अर्ध संवर्त की और संवर्त की। अच्छा, 5 और 2, 7 और 1, 8 और 3। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी 11। इन 11 स्वरों को मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित है? संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से दे दूं क्या? दे दूं क्या? यदि आप रास्ते में जा रहे, यदि आप राह में जा रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप निम्न में से किस स्वर का उच्चारण करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? आ। तो आ कौन सा हो गया? वीवर। आ कौन सा हो गया? वीवर। क्या मेरी बातें समझ गए क्या? यहाँ तक सबके समझ में आया? तो कल वाला जो हमने लेखन किया था ना, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। राजभाषा। क्या राजभाषा लिखी थी हमने? राजभाषा की परिभाषा लिख ली थी क्या? लिख लो। लिखो राजभाषा में, है ना? आपके हिसाब से परिभाषा क्या होनी चाहिए? बोलो बोलो। हाँ, हाँ, राजकीय। उच्च माध्यमिक मत लिख देना। हाँ, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? राजभाषा। लिख लिया ना यहाँ तक? अर्थार्थ, अर्थार्थ, शिक्षा, अर्थार्थ, शिक्षा, प्रशासन, अर्थार्थ, शिक्षा, प्रशासन व न्याय की भाषा राजभाषा होती है।
या कहलाती है। अर्थात शिक्षा, प्रशासन व न्याय की भाषा राजभाषा होती है या कहलाती है। अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, क्या ऐसे कैसे उतार लेंगे क्या कि अलग से लिखूं कि भारत की राजभाषा हिंदी, इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर को मिला, ऐसे लिखूं या ऐसे लिख लोगे? बोलो बोलो। सबका साथ, सबका विकास, लिख लो ऐसे कैसे ना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा से तो प्रश्न बनेगा नहीं। यहाँ तक जब आप लिख लेना तो मुझे बता देना। लिखा है ना सबने? आगे बढ़े, लिख लो। दर्जा भी लिख देना, पहला हिंदी दिवस। कब मनाया गया? 1953 में। लिखा है ना यहाँ तक सबने? अरे यहाँ तक सबने लिखा है ना? फिर लिखो अलग से बिंदु व्याकरण है। और इसको देखो एक बार, व्याकरण लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। ऐसे लिख देना ना, ये व्याकरण शब्द बना है। वी प्लस आ, क्या है ये दोनों? नहीं, धन, धन के चक्कर में मत पड़ो ना, धन के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, क्योंकि कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। वैसे इसको प्लस की जगह धन बोलते हैं हिंदी वाले अधिकांश, लेकिन धन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, धन यही रह जाएगा। सुना है सबने? हाँ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, फिर भी इंसान इतना कमा कर खाली हाथ ही जाता है। सुना है ना? तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। सुना है ना सबने? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं,
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, सांस जिस घड़ी छूटी तो रिश्ता छूट जाएगा, सांस जिस घड़ी छूटी तो रिश्ता टूट जाएगा। जीते जी तुम माया में, जीते जी तुम माया में, जीते जी तुम माया में, राम नाम को भूला, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मत पढ़ो इसके चक्कर में, मत पढ़ो चक्कर में। अच्छा परिभाषा में लिखवाऊंगा ना। परिभाषा अलग से लिखवाएंगे पूरा ना, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, व्याकरण की डेफिनेशन लिखेंगे ना। बोलू क्या? लिखो परिभाषा अलग से लिख के फिर विवरण चिन्ह लिखो, और लिखना है वह है शास्त्र। देखो मैं यहाँ पे शास्त्र शब्द काम में ले रहा हूँ ना, आप चाहो तो ग्रंथ लिख सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो। वह है शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना। वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। यहाँ तक लिखा है ना, और फिर उसके बाद लिख लो, इसी में कहते हैं से आगे, व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी, कोष्टक में लिख लेना, लघुतम इकाई वर्ण होती है। व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई, छोटी बोले तो लघुतम, क्या होती है? वर्ण। फिर इसके बाद में ऐसे कैसे लिख लो, मूल रूप से वर्णों की संख्या 52, मूल रूप से वर्णों की संख्या 44, संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या 48, और ये संयुक्त व्यंजन भी दर्शा देना 4। ये मूल रूप के सामने जो 52 है, कोष्टक में आप दर्शा देना, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और ये 2 अनुनासिक, इनका नाम भी लिख दो, अयोग वाह्य ध्वनिया, और 2 ये लिख देना, इनका नाम अलग से और सीखेंगे अपन, है? ऐसे 52 हो गए।
अधिकांशतः परीक्षा में गे का पूछ लेते हैं। गे मिलकर बना है, आधा जय पूरा ये को आधा करेंगे तो ए आ जाएगा। कौन सा? ये वाला श्रेय है ये। कैसे? हाँ ये आधा, आधा से पूरा रे, और आधा करेंगे तो आगे क्या आ गया? ए। अगर ये नहीं लिखूंगा ना तो ये फिर अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा। फिर ये ऐसे ही लिखते हैं अपन इसको, बस इतना ही होता। आगे ए लिख रहे हैं तो इसको अधूरा हलंत करना ही पड़ेगा। समझ गए मेरी बात है? रे देखो आधा आता है, और ये पूरा रे को आधा करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा पहले तिरंगा ऐसे लिखते थे। नहीं देखा? ऐसे तिरंगा लिखते थे। क्यों? क्योंकि नीचे तो क्या है? रे। और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? पूरा। ऊपर वाला अधूरा। तो ऊपर कौन है? तय। तय तो अधूरा, और नीचे क्या है? रे पूरा। और आधा करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा? है। पुरानी जो बुक किताब है, लेकिन आजकल ये रूप लिखा जाने लगा है। क्या यहाँ तक सबने लिखा है ना? सबने लिखा है यहाँ तक? फिर अलग से लिख लो वर्ण। अलग से बिंदु लिखो वर्ण। वर्ण लिख लो अलग से, और वर्ण की परिभाषा लिखो। वर्ण की परिभाषा लिखेंगे, मौखिक भाषा की, वर्ण में लिख रहे हैं ना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। यहाँ तक लिखा? फिर ये लिख लो। ये तो लिखा सबने? अच्छा वो वहाँ पहले लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। फिर लिख लो, कहते हैं उसके आगे लिख लो, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। एक क्या लिखेंगे? स्वर, और नंबर दो लिख लो व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर अलग से लिख लो एक नंबर पे स्वर। एक नंबर पे क्या लिखेंगे? स्वर। और स्वर की परिभाषा लिखो। लिखो क्या स्वर में? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। आप 11
अंकों में लिख लेना, शब्दों में मत लिखना ना। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो अंकों में ऐसे लिख लेना 11 ना। ये 11 लिख दो ऐसे कैसे, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। यहाँ तक लिखा है सबने? 11 लिखा है ना सबने? फिर लिखो पहला वर्गीकरण अलग से ना, मात्रा वैकल्पिक सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये? वैकल्पिक सूचक चिन्ह। मात्रा कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के भेद 2। कोष्टक में 3 लिख दो। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, 2 है या 3 है। 3 है तो 3 ही करो फिर, है ना। 3 है तो कितना करेंगे? 3 ही करेंगे, क्योंकि उसने भी दिमाग लगाया है। और आजकल जो भी नई पुस्तक आ रही है ना, उनमें सब में कितना दे रहे हैं? 3 ही दे रहे हैं। बाकी ये संस्कृत में चलता है प्लुत, हिंदी में इसका लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल या हमारी जो 11वीं 12वीं में हिंदी की जो व्याकरण चलती है ना, वो भी कितना मान रहे हैं? 3 ही लिख रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 3। तो हमें 3 लिख देना है ना। हम्म। हाँ, फिर ऐसे कैसे लिख दो। मात्रा या कालमान, बड़ा वाला री। नहीं, ये खंडित में नहीं है, ऊपर वाला नहीं है ना। ये तो अपन ने वो प्लुत सीखा था ना, इसलिए लिखा था। हाँ, ये वाले तो लिखेंगे ना। हाँ, 8 प्लस री। 8 तो ये, और एक ये बड़ी री। कितने हो गए संस्कृत में? 9। हिंदी में कितने? हाँ। यहाँ तक सबने लिखा है ना? अगला लिखो। लिख लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा री तो आए फल हो। कोई दिक्कत नहीं, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये ओम है, ये मैंने 3 की तरह दर्शा दिया। इससे ये आसानी होगी कि इसमें कितनी मात्रा होगा, समय लगेगा 3 का। ये नहीं, री नहीं है, ई भी नहीं है, ऊ है, ऊ। ओ, ई नहीं है।
लिखा है ना यहाँ तक? सबने लिखा है ना? अच्छा, यहाँ तक हमने जो सीखा है इसमें से आपको मैं एक प्रश्न दे दूं और ये उत्तरमाला भी सामने ही होगी, तो आप सही और गलत की पहचान कर लेंगे क्या? अरे कर लेंगे ना? अच्छा, किस किस विद्यार्थी को अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा है कि मेरा प्रश्न सही होगा, यदि इस सामने वाला जो भी लिखा हुआ है ना पाठ्यक्रम का बिंदु इसमें से प्रश्न बनता है तो? अच्छा, सबका ठीक है, दे दूं प्रश्न? देखो, ए, बे, से और दे। हाँ, ये तीन चार विकल्प हो गए हमारे पास। मैंने लिखा प्रिय विद्यार्थियों, ए, आ, ई, ऊ, ई। मैंने लिखा कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। हाँ, कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर ए। क्या है? मूल स्वर है, और मूल है तो ये दीर्घ नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा सा कठिन दे दूं क्या? कर लेंगे पहचान? ठीक है। थोड़ा कठिन है भाई, देखो डरना नहीं है, थोड़ा सा डरना नहीं है। बहुत कठिन प्रश्न आ रहा है। क्या डर लग रहा है क्या आपको? कर लोगे सामना? अरे बाप रे, अब की बार तो बहुत कठिन प्रश्न बन गया। अब की बार तो प्रश्न बहुत कठिन बन गया। हमें तो चारों विकल्प में ये नहीं समझ में आ रहा कि करे तो क्या करें। अच्छा गुरुजी, प्रश्न तो बोलो, है ना, हम तैयार हैं। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से दीर्घ स्वर है? ये उत्तरमाला भी सामने है, और इसने उपयुक्त सभी नहीं लिखा भाई। हाँ, निम्न में से दीर्घ स्वर है, नहीं है, नहीं है, तो कौन सा दीर्घ है? इनमें देखा हमने कि ये तो देखो सारे के सारे, और आ भी है, ए भी है, आई भी है, और कौन सा? ओ भी है। अब करे तो क्या करें? हाँ, ऑप्शन है ई। ये लो, ए, बे, से, दे, और ये, हाँ, ये ले लो बाबा, ठीक है। अब क्या करें? हाँ, ये लो, अनुचित उत्तर वाला भी ले लो। तो भी प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न बनाने वाले ने, पेपर बनाने वाले ने थोड़ा दिमाग का तो काम लिया है, मतलब थोड़ा दिमाग तो काम में लिया है उसने। और पेपर बनाने वाला जो होता है ना, या बनाने वाली जो टीम गठित होती है, वो कोई छोटे मोटे नहीं होते। ये जो वरिष्ठ होते हैं ना, कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, जिनको एचओडी भी कहते हैं, और प्रोफेसर जो सीनियर हो जाते हैं,
उनसे पेपर बनवाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो भी होते हैं एचओडी उनसे। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के प्रश्न बनाया है कि कैसे भीड़ की छटनी करें, कैसे भीड़ की छटनी करें। तो देखो दीर्घ स्वर है, तो प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है? आ। क्यों? जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं ना, तो केवल आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ को ही काम में लेते हैं। इनको मूल रूप से दीर्घ माना जाता है। फिर गुरुजी इनको क्या नाम दे? इनको नाम दो संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन तो कितने? 4, क्षय, त्रय, ग, श्र। और संयुक्त स्वर भी 4। कौन कौन से होते हैं रे? ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 4। इन 4 को संयुक्त स्वर कहते हैं। देखो एक का निर्माण होता है ए प्लस किसे? ई से। और आई बोलो ए प्लस ए से। ओ बोलो ए प्लस उ से। और औ बोलो ए प्लस ओ से। इनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों देखो संयुक्त स्वर की बात करें तो कितना? 4। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। ए और ई मिलकर ए। जब हम गुण संधि पढ़ेंगे ना, तो ए और ई को क्या बना देंगे? ए। और ए और ई को मिलकर क्या बन जाएगा? ओ। और जब हम वृद्धि संधि सीखेंगे, तो ए और ए मिलकर आई बन जाएगा, और ए और ओ मिलकर औ बन जाता है। तो संयुक्त स्वर कितने? 4। ए का निर्माण बोलो। अच्छा, ई छोटी भी हो सकती है और ए बड़ी भी हो सकती है। ये ए और ए से ए और आई भी हो सकता है। क्या बनेगा मिलकर? आई बनेगा, है ना। और मूल रूप से दीर्घ कौन से हो गए? आ, ई, उ। देखो आ का निर्माण हुआ है ए प्लस ए से। क्या बनता है? आ। अच्छा मुझे बताओ, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई। अरे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। साथियों यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है। एक जैसे हैं ए और ए, आ बन रहा है। ई और ई समान दिख रहे हैं ना, तो ये समान दिखने के कारण इनको एक नाम और दे देते हैं। ये तो हो गए सजातीय स्वर। कौन से स्वर है? सजातीय स्वर। और ये भिन्न भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने, इनका निर्माण हुआ, तो इसलिए इनको कह देंगे विजातीय स्वर। तो मुझे बताओ सजातीय स्वरों की संख्या तो 3। 3। और विजातीय की कितनी? 4। अच्छा सजातीय में कौन कौन से? आ, ई, उ। और विजातीय में बोलो ए, आई, ओ, औ। अच्छा विजातीय का दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। कर लेंगे पहचान। तो एक बार इनको भी कहीं नोट डाउन कर दो, कहीं के अच्छे से लिखो ना सजा धजा के। पहले तो लिख दो संयुक्त स्वर, कोष्टक में लिख देना विजातीय इनका नाम है ना, और सजातीय में इन 3 को दर्शा देना। हाँ पहले सजातीय लिख दो, अलग से लिख लो ऐसे। सजातीय सर, योजक चिन्ह, फिर ये 3, इनका निर्माण ये, इनका ये, इनका ये। अरे अब प्रश्न बने
संयुक्त और सजातीय से। तो सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या? अब थोड़ी ना अटकेंगे, नहीं अटकेंगे ना। क्या प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो हम समझा रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बस नोट्स तरीके से बनाना, यही नोट्स हमारे आने वाली परीक्षा में काम आने वाले हैं। और जो भी हम सीख रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण और सटीक रणनीति के साथ सीख रहे हैं। यही नोट्स हमारे परीक्षा से कुछ दिन पहले एक बार अभ्यास के भी काम आएंगे। और फिर जैसे ही हम परीक्षा में परीक्षा कक्ष में बैठेंगे और हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र देखेंगे ना, तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ नहीं अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जो हमने जो सीखा है वो ऐसे की ऐसे वहां पे देखने को मिलेंगे। समझ गए क्या मेरी बातें? सब कुछ कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नोट्स में से उधर देखेंगे तो मामला सेट होने वाला है। आगे बढ़े या कल करें? कल करें, चलो बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। पूछना है किसी को कुछ?